हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी स्ट्राइक। और बेटा आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिटेल में बात करेंगे वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ा हुआ हर कॉन्सेप्ट, हर एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ी बारीकी के ऊपर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो नीट के PYQ के रूप में आया हुआ हो, चाहे वो किसी भी कंपटीशन में आया हुआ हो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आपसे कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पूरा जानने के लिए और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हर एक बात जानने के लिए मेरे साथ अंत तक वीडियो में बने रहना। तो स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। देयर आर 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहला जो पार्ट होता है वह होता है ओवरी। ओवरी। सेकंड जो पार्ट होता है वो होता है एक्सेसरी डक्ट। और तीसरा जो पार्ट होता है वह है एक्सटर्नल जेनिटलिया। तो ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पहला पार्ट होता है वह होता है ओवरी। ओवरी के अलावा कुछ एक्सेसरी डक्ट्स भी पाई जाती हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और इसके अलावा एक्सटर्नल जेनिटलिया भी पाया जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सेसरी ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं एडिशनली, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत ही कम होती हैं। तो इसलिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। ओवरी यानी कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एक्सेसरी डक्ट्स और इसके अलावा एक्सटर्नल जेनिटलिया। यदि हम बात करें ओवरी के बारे में, तो ओवरी जो होता है वह प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। तो ओवरी क्या होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। और ओवरी जो होता है वह पेयर्ड होता है, टेस्टिस की तरह। जैसे टेस्टिस जो होता है वह पेयर्ड होता है, ऐसे ही ओवरी भी पेयर्ड होता है। ओवरी जो होता है उसके 2 मेन फंक्शन होते हैं। ओवरी का जो प्राइमरी फंक्शन होता है वह तो ओवम को प्रोड्यूस करना होता है। तो ओवरी का जो प्राइमरी फंक्शन है वह तो ओवम को प्रोड्यूस करना होता है। और इसके अलावा जो ओवरी है वह कुछ स्टेरॉयडल हार्मोन्स भी प्रिपेयर करता है, जैसे कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो कौन कौन से स्टेरॉयडल हार्मोन ओवरी प्रिपेयर करता है? दैट इज़ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। और ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये दोनों ही फीमेल के सेक्सुअल बिहेवियर के लिए बहुत ही रिक्वायर्ड होते हैं। जो ईस्ट्रोजन होता है वह फीमेल के सेक्सुअल बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और फीमेल्स के अंदर में जितने भी कैरेक्टर होते हैं फीमेल्स के, वे सब ईस्ट्रोजन के द्वारा ही कंट्रोल होते हैं। तो ईस्ट्रोजन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ पर ईस्ट्रोजन का कंट्रोल होता है। यदि हम बात करें एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में, तो कुछ एक्सेसरी डक्ट्स भी होती हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। और ये जो एक्सेसरी डक्ट्स होती हैं ये जो एक्सेसरी डक्ट होती हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उनमें एक तो होता है ओविडक्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो एक्सेसरी डक्ट्स पाई जाती हैं उनमें एक होता है ओविडक्ट, और ओविडक्ट को कहा जाता है फैलोपियन ट्यूब। तो ओविडक्ट का ही दूसरा नाम होता है फैलोपियन ट्यूब। ओविडक्ट के अलावा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूट्रस पाया जाता है। तो ओवरी के अलावा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और क्या पाया जाता है? तो ओवरी के अलावा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाया जाता है यूट्रस। और यूट्रस के अलावा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सर्विक्स भी पाया जाता है और वेजाइना भी पाया जाता है। तो सर्विक्स और वेजाइना भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट होते हैं। यदि हम बात करें फैलोपियन ट्यूब के बारे में, तो जो फैलोपियन ट्यूब होता है, तो फैलोपियन ट्यूब को ही हम ओविडक्ट भी कहते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब को क्या कहा जाता है? ओविडक्ट भी कहा जाता है। और ये जो ओविडक्ट होता है इसके 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। पहला जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ओविडक्ट का वह इन्फंडिबुलम होता है।
दूसरा पार्ट एम्पुला होता है और तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट इस्थमस होता है। यदि हम इन्फंडिबुलम के बारे में बात करें तो इन्फंडिबुलम ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब का सबसे एंटीरियर पोर्शन होता है और इस एंटीरियर पोर्शन पर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं। इस एंटीरियर पोर्शन पर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं और उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को कहा जाता है फिम्ब्रे। ये फिम्ब्रे जो होते हैं वह एक तरह से ओवरी जब ओवम रिलीज़ करता है तो उस ओवम को कैच करने का काम जो करते हैं वो फिम्ब्री करते हैं। तो फिम्ब्री का जो फंक्शन होता है वह ओवरी से जब ओवम निकलता है तो उस ओवम को पकड़ने का, उस ओवम को कैच करने का काम फिम्ब्री करते हैं। अब देखो, दूसरा जो पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का उसे हम कहते हैं एम्पुला, और एम्पुला एक वाइडर पोर्शन होता है। एम्पुला वाइडर पोर्शन होता है, बहुत ही चौड़ा भाग होता है एम्पुला, और एम्पुला के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? तो फर्टिलाइजेशन जिस हिस्से के अंदर होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, तो वह एम्पुला है। तो एम्पुला के अंदर ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फर्टिलाइजेशन की एक्टिविटी होती है। इसके अलावा यदि हम बात करें कि फैलोपियन ट्यूब का जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वह होता है इस्थमस, और जो इस्थमस होता है वह एक पतला सा हिस्सा होता है और इस्थमस जो होता है वह यूट्रस के साथ में जुड़ा हुआ होता है। तो यूट्रस के साथ में कनेक्टेड होता है इस्थमस। अब यदि हम आगे बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, यदि हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आगे बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इस्थमस के आगे हम जाते हैं यूट्रस के अंदर। इस्थमस के आगे क्या पाया जाता है? इस्थमस के आगे यूट्रस पाया जाता है। यूट्रस को इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। तो यूट्रस जो होता है वह इन्वर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर होता है। यूट्रस के 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो यूट्राइन फंडस होता है जो कि सबसे एंटीरियर पार्ट होता है, एक पार्ट बॉडी होता है, और सबसे लास्ट पार्ट जो होता है वह होता है सिर्विक्स। तो सिर्विक्स जो होता है वह यूट्रस का सबसे लास्ट पार्ट होता है। तो पहला पार्ट होता है यूट्राइन फंडस, दूसरा जो होता है वह होता है यूट्राइन बॉडी, और तीसरा जो होता है वह होता है सिर्विक्स। यदि हम बात करें कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कहीं पर, यदि हम बात करें कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर इम्प्लांटेशन कहाँ पर होता है, तो इम्प्लांटेशन यूट्रस के अंदर होता है। इम्प्लांटेशन कहाँ होता है? इम्प्लांटेशन यूट्रस के अंदर होता है। अब ये जो यूट्रस है इसमें भी स्पेसिफिक यूट्राइन बॉडी के अंदर इम्प्लांटेशन होता है। पर कई बार क्या होता है कि जब इम्प्लांटेशन कई बार क्या होता है कि इम्प्लांटेशन जो होता है वह यूट्रस के अलावा, और मतलब यूट्रस के अलावा फैलोपियन ट्यूब में जाकर हो जाता है। और यदि फैलोपियन ट्यूब के अंदर में इम्प्लांटेशन हो जाता है तो ऐसी प्रेगनेंसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसीज कहा जाता है। और एक्टोपिक प्रेगनेंसीज जो होती हैं उसमें क्या होता है कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर में इम्प्लांटेशन होता है। नॉर्मली फीमेल की बॉडी में यूट्रस के अंदर में इम्प्लांटेशन होता है, लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसीज कुछ स्पेसिफिक प्रेगनेंसीज हैं जिसमें जो इम्प्लांटेशन होता है वह फैलोपियन ट्यूब में हो जाता है। तो जब इम्प्लांटेशन फैलोपियन ट्यूब में होगा तो जो जायगोट है उसकी ग्रोथ नहीं होगी, और ऐसी प्रेगनेंसी अधिकतर टर्मिनेट हो जाती है या फिर टर्मिनेट करवा दी जाती है। यदि हम आगे बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूट्रस के आगे वाले हिस्से के बारे में, तो यूट्राइन बॉडी के बाद जो अगला पार्ट है दैट इज सिर्विक्स, और सिर्विक्स जो होता है वह यूट्रस के आगे वाला हिस्सा होता है। और सिर्विक्स के आगे, सिर्विक्स से जुड़ी हुई एक कैनाल पाई जाती है जिसको सर्वाइकल कैनाल कहा जाता है, और सर्वाइकल कैनाल के आगे पाया जाता है वेजाइना। तो सर्वाइकल कैनाल के आगे क्या पाया जाता है? सर्वाइकल कैनाल के आगे पाई जाती है वेजाइना, और वेजाइना की जो एक्सटर्नल ओपनिंग है उसको एक्सटर्नल जेनाइटेलिया भी कहा जाता है। तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया या वल्वा वेजाइना की एक्सटर्नल ओपनिंग है। तो इस प्रकार वेजाइना की जो एक्सटर्नल ओपनिंग है उसको एक्सटर्नल जेनाइटेलिया कहा जाता है। यदि हम बात करें यूट्राइन वॉल लेयर्स के बारे में, तो यूट्राइन वॉल लेयर्स 3 तरह की होती हैं। एक तो हमारे पास में यूट्राइन वॉल लेयर होती है पेरीमेट्रियम, दूसरी जो लेयर होती है वह होती है मायोमेट्रियम, और तीसरी जो लेयर होती है वह होती है एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, मिडिल लेयर मायोमेट्रियम होती है, और सबसे अंदर की लेयर जो होती है वह एंडोमेट्रियम होती है। मायोमेट्रियम के अंदर स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं,
और इन स्मूथ मसल्स में जब रिगरस कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब बहुत ही रिगरस कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो फीमेल को लिवर पेन्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो फीमेल में लिवर पेन्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो वह मायोमेट्रियम रिस्पॉन्सिबल है। और एंडोमेट्रियम जो होता है वह वस्कुलर होता है और एंडोमेट्रियम के अंदर ही इम्प्लांटेशन होता है। तो फीमेल में कहीं पर इम्प्लांटेशन जहाँ पर होता है तो वह एंडोमेट्रियम होता है। तो एंडोमेट्रियम में ही जो जायगोट है वह इम्प्लांट होता है, उसका इम्प्लांटेशन होता है। तो इस प्रकार फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने डायग्रामेटिकली समझ लिया। अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को थ्योरेटिकली देखेंगे और सारे पॉइंट्स मैंने आपको डायग्रामेटिकली भी कवर कर दिए हैं और थ्योरेटिकली भी हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर सबसे पहला पार्ट जो होता है दैट इज़ ओवरी। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो सबसे पहला पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वह होता है ओवरी। ओवरी के अलावा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सेसरी डक्ट्स भी पाई जाती हैं और एक्सेसरी डक्ट के अलावा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सटर्नल जेनाइटेलिया भी पाया जाता है। यदि हम बात करें ओवरीज़ के बारे में, तो जैसा मैंने आपको बताया था पहले भी, ओवरीज़ के बारे में यदि हम बात करें ओवरीज़ के बारे में, तो ओवरीज़ जो होती हैं वह प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती हैं। तो ओवरीज़ क्या होती हैं? ओवरीज़ आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती हैं जिनके दो मेन फंक्शंस होते हैं, एक तो ओवम को प्रोड्यूस करना और स्टेरॉयडल हार्मोन प्रोड्यूस करना, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा जो ओवरी है वह एब्डमन के दोनों ही साइड पर पाई जाती है, प्रेजेंट बोथ साइड ऑफ लोअर एब्डमन। लोअर एब्डमन में दोनों ही तरफ जो है वो ओवरी पाई जाती है। और ओवरी जो होती है वह पेल्विक वॉल्स से जुड़ी होती है बाय द हेल्प ऑफ लिगामेंट। तो लिगामेंट की सहायता से जो ओवरी है वह पेल्विक वॉल से जुड़ी हुई होती है। जैसे कि मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ कि जो ओवरी है वह कैसे पेल्विक वॉल से जुड़ी हुई है। तो ये डायग्राम है ओवरी का। ये जो डायग्राम यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है ये डायग्राम है ओवरी का। और ओवरी के इर्द गिर्द ये जो स्ट्रक्चर है यही स्ट्रक्चर है लिगामेंट। और इसी लिगामेंट की सहायता से जो ओवरी है वह पेल्विक वॉल से, पेल्विक रीजन से कनेक्टेड है, यूट्रस से कनेक्टेड है। यदि हम आगे के कॉन्सेप्ट की बात करें तो आगे के कॉन्सेप्ट के बारे में हम चर्चा करें तो आगे कुछ इस प्रकार से कॉन्सेप्ट देखो। अब देखो, और जो ओवरी होती है वह पेल्विक वॉल से कनेक्टेड होती है लिगामेंट्स की सहायता से। और ओवरी के चारों तरफ एक थिन एपिथेलियम पाई जाती है जो कि ओवेरियन स्ट्रोमा को एनक्लोज करती है। तो ओवरी के चारों तरफ क्या पाया जाता है? ओवरी के चारों तरफ पाया जाता है ओवेरियन। तो ओवरी के चारों तरफ हमारे पास में पाई जाती है थिन एपिथेलियम। और थिन एपिथेलियम जो होती है वह ओवेरियन स्ट्रोमा को एनक्लोज करती है। जैसे कि ये ओवेरियन स्ट्रोमा है और ओवेरियन स्ट्रोमा को जो एनक्लोज करता है वह एनक्लोज करता है थिन एपिथेलियम जो कि चारों तरफ पाई जाती है। स्ट्रोमा के दो पार्ट्स होते हैं। तो स्ट्रोमा के मेनली दो पार्ट्स होते हैं। तो स्ट्रोमा के कौन कौन से दो पार्ट होते हैं? आउटर पार्ट कॉर्टेक्स होता है और इनर पार्ट मेडुला होता है। तो जो स्ट्रोमा का आउटर पोर्शन है उसको कॉर्टेक्स कहा जाता है और जो इनर पोर्शन है ओवेरियन स्ट्रोमा का उसे मेडुला कहा जाता है। ओवरी के अंदर में ओवेरियन फॉलिकल्स पाए जाते हैं। तो ओवरी के अंदर में ओवेरियन फॉलिकल्स पाए जाते हैं। फॉलिकल्स की एक चेन पाई जाती है, एक सीरीज पाई जाती है जिनको ओवेरियन फॉलिकल्स कहा जाता है। और ये जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं इनमें सेंट्रली प्लेस्ड ओवम पाया जाता है। तो हर एक ओवेरियन फॉलिकल के अंदर में सेंट्रली प्लेस्ड ओवम होता है। यदि हम बात करें एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में, बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ एक्सेसरी डक्ट्स भी पाई जाती हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फेलोपियन ट्यूब पाई जाती है जिसको ओविडक्ट कहते हैं। इसके अलावा यूट्रस पाया जाता है, सिर्विक्स पाया जाता है और वेजाइना भी पाया जाता है। यदि हम बात करें फेलोपियन ट्यूब के बारे में या फिर हम बात फेलोपियन ट्यूब जिसको ओविडक्ट भी कहते हैं, तो
तो यदि हम फैलोपियन ट्यूब के बारे में बात करें तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं। फैलोपियन ट्यूब के कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं? देखो, फैलोपियन ट्यूब के जो 3 पार्ट्स होते हैं वह होते हैं इन्फंडिबुलम, इसके अलावा एम्पुला, और तीसरा जो पार्ट होता है वह होता है इस्थमस। अब ये जो इन्फंडिबुलम है इसमें कुछ फनल शेप्ड फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं। तो देखो, जो इन्फंडिबुलम है उसमें कुछ फनल शेप्ड फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं। फनल शेप्ड पार्ट होता है इन्फंडिबुलम के पास जिसमें बहुत सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं जिनको फिम्ब्री कहते हैं। और फिम्ब्री जो होती है वह ओवम को कलेक्ट करने का काम करती है। तो ओवम को कलेक्ट करने का काम कौन करता है? फिम्ब्री करती है। ओविडक्ट का जो दूसरा पोर्शन है, यदि हम ओविडक्ट के दूसरे पोर्शन के बारे में बात करें तो ओविडक्ट का दूसरा पोर्शन है एम्पुला। और एम्पुला जो होता है वह वाइडर पार्ट होता है और इसको साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन होता है एम्पुला में। पुरानी एनसीईआरटी में एम्पुला की जगह एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन लिखा हुआ था जिसमें करेक्शन करके एम्पुला कर दिया गया बाद में। तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है? एम्पुला होता है। और जो तीसरा पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट का वह होता है इस्थमस, जो कि एक नैरो पार्ट होता है जो कि यूट्रस के साथ में जुड़ता है। अब देखो, जैसे कि स्पर्म है तो स्पर्म के पास तो मोटिलिटी का फीचर होता है, लेकिन ओवम के पास में मोटिलिटी का फीचर नहीं होता। ओवम नॉन मोटाइल होता है और इस नॉन मोटाइल ओवम को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आगे पहुंचाने के लिए, इस नॉन मोटाइल ओवम को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आगे पहुंचाने के लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ सीलिएटेड एपिथेलियम की लाइनिंग पाई जाती हैं। जैसे कि ये फैलोपियन ट्यूब है तो इस फैलोपियन ट्यूब में सीलिएटेड एपिथेलियम पाई जाती है। और ये जो सीलिएटेड एपिथेलियम होती हैं ये म्यूकस कोटेड होती हैं और ये जो सीलिएटेड एपिथेलियम है यही इस ओवम को आगे बढ़ाने का काम करती हैं, इसको ड्राइव करती हैं आगे की ओर। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि सीलिएटेड एपिथेलियम लाइंस होती हैं जो कि फैलोपियन ट्यूब में पाई जाती हैं और यूट्रस में भी पाई जाती हैं। और इसके अलावा ये क्या करती हैं? ओवम को यूट्रस में पहुंचाने का काम करती हैं, विच ड्राइव्स द ओवम टू द यूट्रस, जो कि ओवम को यूट्रस में पहुंचाने का काम करती हैं। ओविडक्ट के बाद जिस अगले टॉपिक के ऊपर बात करेंगे हम, दैट इज़ यूट्रस। तो हम अगले टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और जो अगला टॉपिक है दैट इज़ यूट्रस। तो अब हम यूट्रस के बारे में बात करेंगे। तो यदि हम बात करें यूट्रस की तो यूट्रस को बॉम्ब भी कहते हैं और हिंदी में इसे बच्चादानी भी कहते हैं। जो अपना यूट्रस होता है इसके 3 पार्ट होते हैं। यूट्रस के मेनली 3 पार्ट होते हैं। यूट्रस एक इन्वर्टेड पेयर शेप स्ट्रक्चर है जिसके 3 पार्ट होते हैं। एक तो फंडस है, एक बॉडी है और एक टर्मिनल पार्ट सिर्विक्स होता है। सिर्विक्स जो होता है वह वेजाइना में ओपन करता है। सिर्विक्स के आगे जो पोर्शन पाया जाता है उसको वेजाइना कहते हैं। जैसे ये वेजाइना है और ये जो आगे है ये सिर्विक्स है। तो सिर्विक्स ओपन करता है वेजाइना में और सिर्विक्स और वेजाइना आपस में जुड़ करके बर्थ कैनाल बनाते हैं। जिससे कि चाइल्ड का जन्म होता है। तो चाइल्ड के जन्म के दौरान सिर्विक्स और वेजाइना आपस में जुड़ जाते हैं और सिर्विक्स और वेजाइना आपस में जुड़कर बर्थ कैनाल बनाते हैं जिससे कि बच्चे का जन्म होता है। यदि हम यूट्राइन वॉल लेयर्स के बारे में बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूट्रस के अंदर में मेनली 3 यूट्राइन वॉल लेयर्स पाई जाती हैं। और यूट्राइन वॉल लेयर में सबसे पहली जो लेयर होती है वह पेरीमेट्रियम होती है। पेरीमेट्रियम जो होती है वह आउटर थिन लेयर होती है। इसके अलावा जो दूसरी होती है वह मायोमेट्रियम होती है और मायोमेट्रियम मिडिल लेयर होती है जो कि स्मूथ मसल्स की बनी हुई होती है। और मायोमेट्रियम में ही विगरस कॉन्ट्रैक्शन होते हैं जिससे कि लिवर पेन्स होते हैं जिससे कि बच्चे का जन्म होता है। तो बच्चे के जन्म के दौरान फीमेल की बॉडी में जो लिवर पेन्स होते हैं तो उन लिवर पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम के बाद हम बात करेंगे तीसरी वॉल लेयर के बारे में जो कि सबसे अहम वॉल लेयर है और इसको ही कहा जाता है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो होती है वह इनर ग्लैंडुलर लेयर होती है और वस्कुलर लेयर होती है। तो एंडोमेट्रियम एक इनर ग्लैंडुलर और वस्कुलर लेयर है और एंडोमेट्रियम में ही साइक्लिक चेंजेस होते हैं
और इन साइक्लिक चेंजेस का परिणाम होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो अनफर्टिलाइज ओवम और जो वस्कुलर लेयर है एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस है वह बेसिकली वेजाइनल ओपनिंग के द्वारा वेजाइना की एक्सटीरियर ओपनिंग के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है और इसी को मेंस्ट्रुअल फ्लो कहा जाता है। और यह फीमेल में लगभग 1 से 5 दिन तक चलता है। तो फीमेल में 1 से 5 दिन तक जो है मेंस्ट्रुअल फेज चलती है और मेंस्ट्रुअल फेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम रिस्पॉन्सिबल होती है। यदि किसी फीमेल की बॉडी से एंडोमेट्रियम को हटा दें तो उस फीमेल में ना तो इम्प्लांटेशन होगा और ना ही उसमें मेंस्ट्रुअल फ्लो आपको दिखाई पड़ेगा, क्योंकि मेंस्ट्रुअल फ्लो के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती है वह एंडोमेट्रियम होती है। अब हम बात करेंगे वेजाइना के बारे में। तो वेजाइना हमारी एक्सेसरी डक्ट्स ख़त्म हो चुकी हैं सारी, और एक्सेसरी डक्ट के बाद जो अगला पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो होता है वेजाइना। वेजाइना जो होता है वह एक्सटीरियरली ओपन करता है यूरेथ्रा और एनस के बीच में। जैसे कि यदि हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जैसे कि ये एनस है और एनस के ठीक ऊपर जो होता है वह वेजाइनल ओपनिंग पाया जाता है। और वेजाइनल ओपनिंग के ठीक ऊपर जो पाया जाता है वह पाया जाता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के द्वारा जो है फीमेल यूरिन को बाहर निकालती है और एनस के द्वारा फीकल मेटल को बाहर निकाला जाता है और बीच में पाया जाता है वेजाइनल ओपनिंग। तो वेजाइनल ओपनिंग जो पाई जाती है वह यूरेथ्रा और एनस के बीच में पाई जाती है। अब जो ल्यूमेन ऑफ वेजाइना होती है, जो वेजाइना की ल्यूमन होती है, वह ग्लाइकोजन और म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइंड होती है और इसमें कुछ सेंसिटिव पेप्लाज भी पाए जाते हैं। और ये जो सेंसिटिव पेप्लाज हैं वे सेक्सुअल एक्ट के दौरान फीमेल को प्लेजर का एहसास करवाते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें कि बार्थोलिन ग्लैंड भी वेजाइना में ही पाई जाती है, जो कि म्यूकस सीक्रेट करती है और इसका काम होता है, जो ये म्यूकस सीक्रेट करती है या पेनिस को लुब्रिकेट करता है सेक्सुअल एक्ट के दौरान। तो सेक्सुअल एक्ट के दौरान पेनिस को लुब्रिकेट करने का काम कौन करता है? बार्थोलिन्स ग्लैंड करती है। और बार्थोलिन ग्लैंड होमोलोगस होती है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के। तो जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाई जाती है, सेम वही काम जो है वह बार्थोलिन ग्लैंड भी करती है। तो बार्थोलिन ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो होती हैं वे दोनों ही म्यूकस सीक्रेट करती हैं, जो कि सेक्सुअल एक्ट के दौरान पेनिस को लुब्रिकेट करने का काम करता है। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के बारे में। तो देखो, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को डायग्राम से समझते हैं कि व्हाट इज़ एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। तो ये फीमेल का एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का डायग्राम है, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का। फीमेल के एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में सबसे पहला हिस्सा पाया जाता है मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस जो होता है वह एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, हेयरी स्ट्रक्चर होता है मॉन्स प्यूबिस। देखो, ये मॉन्स प्यूबिस है और मॉन्स प्यूबिस पर काफ़ी सारे हेयर्स पाए जाते हैं, ये हेयरी पार्ट होता है। और मॉन्स प्यूबिस जो होता है उसके जो हेयर्स होते हैं वह सेक्सुअल एक्ट के दौरान जो भी हमारे पास में जो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होते हैं, उनको जो भी शॉक लगता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, उसे एब्जॉर्ब करने का काम करता है मॉन्स प्यूबिस। तो मॉन्स प्यूबिस के जो हेयर्स हैं शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं। यदि हम बात करें फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के अगले पार्ट के बारे में, तो अगला पार्ट होता है लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा जो होते हैं ये फ्लैसी फोल्ड होते हैं और लेबिया मेजोरा के ऊपर इस थोड़े मात्रा में हेयर्स भी पाए जाते हैं। तो लेबिया मेजोरा के ऊपर हेयर्स दिखाई पड़ते हैं, तो ये हेयरी स्ट्रक्चर है और ये फ्लैसी फोल्ड्स होते हैं, बड़े फोल्ड्स होते हैं। लेबिया मेजोरा के बाद जो अगली थिन फोल्ड्स होते हैं उनको लेबिया माइनोरा कहा जाता है और लेबिया माइनोरा बहुत ही पतले होते हैं और ये हेयरलेस होते हैं। तो लेबिया माइनोरा के ऊपर कोई भी हेयर्स नहीं पाए जाते। इसके अलावा ये जो वेजाइना है, वेजाइना की एक्सटीरियर ओपनिंग है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो वेजाइना है वह यूरेथ्रा और एनस के बीच में पाई जाती है। नीचे एनस है और ऊपर यूरेथ्रल ओपनिंग है और बीच में वेजाइनल ओपनिंग है और सबसे ऊपर क्लिटोरिस है। क्लिटोरिस जो होता है वह फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में काफ़ी सेंसिटिव पोर्शन होता है, सेक्सुअल प्लेजर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्लिटोरिस। तो क्लिटोरिस स्टिमुलेशन से फीमेल को डीप सेक्सुअल प्लेजर का एहसास होता है।
और इसके अलावा जो क्लिटोरिस होता है वह पेनिस के होमोलोगस होता है। होमोलोगस ऑर्गन उन्हें कहते हैं जो कि ओरिजिन में तो सिमिलर होते हैं लेकिन फंक्शन डिफरेंट करते हैं। जैसे कि पेनिस का फंक्शन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अलग है और क्लिटोरिस का फंक्शन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अलग है, लेकिन दोनों का कॉमन ओरिजिन है, इसलिए दोनों को होमोलोगस ऑर्गन कहा जाता है। और लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा, इन दोनों को मिलाकर के वेस्टिब्यूल्स कहा जाता है। तो लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा, इन दोनों को मिलाकर के वेस्टिब्यूल कहा जाता है। तो हम फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को थ्योरेटिकली देखेंगे, प्रिंटेड नोट्स से देखेंगे कि फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में कौन कौन सा पार्ट होता है। तो यदि हम एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के बारे में बात करें तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में जो सबसे पहला पार्ट होता है वह मॉन्स प्यूबिस होता है। उसके अलावा वेस्टिब्यूल होता है, लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा, इसके अलावा क्लिटोरिस होता है और एक पार्ट और होता है जिसको हाइमन कहते हैं। यदि हम बात करें मॉन्स प्यूबिस के बारे में, तो मॉन्स प्यूबिस एक फैटी कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर हेयर्स पाए जाते हैं, और ये जो हेयर्स होते हैं वे शॉक एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं सेक्सुअल एक्ट के दौरान, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इसके अलावा यदि हम बात करें वेस्टिब्यूल के बारे में, तो वेस्टिब्यूल दो होते हैं, लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा। लेबिया मेजोरा जो होता है वह लार्ज फ्लैशी फैटी हेयरी फोल्ड्स होते हैं, मतलब इनके ऊपर ये बड़े बड़े फोल्ड्स होते हैं, लार्ज होते हैं, मोटे होते हैं, फ्लैशी होते हैं और इनके ऊपर हेयर्स पाए जाते हैं, इसलिए इनको हेयरी फोल्ड्स कहा गया है। जो कि ये जो लार्ज फ्लैशी फोल्ड्स होते हैं ये सराउंड करते हैं वेजाइनल ओपनिंग को, तो ये वेजाइनल ओपनिंग को सराउंड करते हैं और ये मेल के स्क्रोटम के होमोलोगस होते हैं। तो होमोलोगस टू स्क्रोटम ऑफ मेल के स्क्रोटम की होमोलोगस होते हैं। तो जैसे ये स्क्रोटम है तो इस स्क्रोटम के अंदर में टेस्टिस पाए जाते हैं, तो ऐसे ही जो लेबिया मेजोरा है वह स्क्रोटम की होमोलोगस होता है। यदि हम बात करें लेबिया माइनोरा के बारे में, तो लेबिया माइनोरा जो होता है वह स्मॉल थिन फोल्ड्स होते हैं जो कि हेयरलेस होते हैं, इनर फोल्ड्स होते हैं, जैसे ये लेबिया मेजोरा है, और लेबिया मेजोरा के अंदर थिन फोल्ड्स पाए जाते हैं जिनको लेबिया माइनोरा कहा जाता है। और लेबिया माइनोरा जो होते हैं वे हेयरलेस होते हैं। कैसे होते हैं? हेयरलेस, इनके ऊपर हेयर्स नहीं पाए जाते और ये पेनाइल यूरेथ्रा के होमोलोगस होते हैं, मतलब पेनाइल यूरेथ्रा के ही जैसे होते हैं। यदि हम बात करें अगले पोर्शन के बारे में फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के, तो अगला जो पार्ट होता है वह होता है हाइमन। वेजाइनल ओपनिंग को सराउंड करने वाली स्ट्रक्चर को हाइमन कहा जाता है। कभी कभी पार्शियली और कभी कभी फुली भी हाइमन फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को वेजाइनल ओपनिंग को सराउंड करता है। तो एक मेम्ब्रेन होती है जो कि पार्शियली कवर करती है वेजाइनल ओपनिंग को। अब जो हाइमन होता है वह फर्स्ट कॉइटस के दौरान फट जाता है। तो जो हाइमन है यह टीयर हो जाता है फर्स्ट कॉइटस, यानी कि पहले सेक्सुअल एक्ट के दौरान हाइमन फट जाता है। लेकिन हाइमन उन फीमेल्स में भी फट जाता है जो कि बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज में एसोसिएटेड होती हैं। जो फीमेल्स जिम्नास्ट होती हैं या फिर फुटबॉलर होती हैं या फिर साइक्लिस्ट होती हैं, तो उनमें भी पहले क्वाइटस से पहले ही हाइमन टीयर कर जाता है, टॉर्न कर जाता है। तो हाइमन का होना या ना होना, तो हाइमन का होना वर्जिनिटी का ट्रू साइन नहीं है, मतलब हाइमन का ना होना वर्जिनिटी का ट्रू साइन नहीं है। तो इट इज़ नॉट ए ट्रू साइन ऑफ वर्जिनिटी। और ये क्वेश्चन नीट के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि हाइमन का होना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में पूछा जा चुका है कि हाइमन इज़ ए ट्रू साइन ऑफ वर्जिनिटी और नॉट, तो इट इज़ नॉट ए ट्रू साइन ऑफ वर्जिनिटी। अब हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अगले पोर्शन के बारे में। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो अगला पोर्शन होता है उसे क्लिटोरिस कहते हैं। क्लिटोरिस एक स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि पेनिस के होमोलोगस होती है। ये हाईली सेंसिटिव पोर्शन होता है और इसमें इरेक्टाइल टिश्यूज़ पाए जाते हैं, बिल्कुल पेनिस की तरह। तो यह फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का पूरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन और एक्सप्लेनेशन था। अब हम बात करेंगे मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में। तो मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, मेमोरी ग्लैंड्स। तो मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में हम बात करेंगे।
तो फीमेल्स में मेमोरी ग्लैंड जो होती है उनको ब्रेस्ट भी कहा जाता है। और ये जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होती है। मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन में जो स्वेट ग्लैंड स्वेट सीक्रेट करती है, वही फीमेल्स की बॉडी में ये मॉडिफाई होकर के मिल्क का सीक्रेशन करती है। तो ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होती हैं जिनके अंदर ग्लैंडुलर टिश्यूज़ पाए जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ पाए जाते हैं और एडिपोज टिश्यूज़ पाए जाते हैं। एडिपोज टिश्यू फैट स्टोरिंग टिश्यू होते हैं और एडिपोज टिश्यू में जब फैट एक्यूमुलेट होता है तो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है। मेल्स में ब्रेस्ट वेस्टिजियल होते हैं जबकि फीमेल्स में इनका डेवलपमेंट होता है। यदि हम बात करें ब्रेस्ट के बारे में, तो ब्रेस्ट को यदि हम अंदर से देखें तो ब्रेस्ट के अंदर में ग्लैंडुलर टिश्यूज़ पाए जाते हैं और इन ग्लैंडुलर टिश्यूज़ से 15 से 20 मेमोरी लॉब्स का फॉर्मेशन होता है। हर एक मेमोरी लॉब जो होती है उसमें कुछ सेल्स के क्लस्टर पाए जाते हैं जिनको मेमोरी एल्वियोला कहा जाता है। और ये जो मेमोरी एल्वियोला होता है ये मिल्क को सीक्रेट करता है जो कि ल्यूमन ऑफ एल्वियोला में एक्यूमुलेट हो जाता है। एल्वियोला जो होता है वो मेमोरी टिब्यूल में ओपन करता है और मेमोरी टिब्यूल जो होती है वह मेमोरी डक्ट को ज्वाइन करती है और बहुत सारी मेमोरी डक्ट आपस में जुड़ करके एक वाइडर एम्पुला का फॉर्मेशन करती हैं जो कि लैक्टिफेरस डक्ट से जुड़ा हुआ होता है। तो यदि हम इसको थोड़ा समझें तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये ब्रेस्ट है, इस ब्रेस्ट के अंदर में 15 से 20 मेमोरी लॉब्यूल्स या मेमोरी लॉब्स पाई जाती हैं। इनकी संख्या 15 से 20 होती है। हर एक मेमोरी लॉब्यूल के अंदर में, जैसे ये मेमोरी लॉब्यूल है, एक मैंने मेमोरी लॉब्यूल बड़ा कर दिया, इस मेमोरी लॉब्यूल के अंदर में कुछ सेल्स का क्लस्टर पाया जाता है। जैसे ये सेल्स का क्लस्टर है और इसको मेमोरी एल्वियोला कहते हैं। हर एक मेमोरी एल्वियोला से मेमोरी टिब्यूल निकलती है। जैसे ये छोटी सी पतली सी एक ट्यूब निकलती है मेमोरी एल्वियोला से जिसको मेमोरी टिब्यूल कहते हैं। और ये मेमोरी टिब्यूल आगे जुड़ करके मेमोरी डक्ट का फॉर्मेशन करती हैं। मेमोरी डक्ट जो होती है वह एक वाइडर पोर्शन का फॉर्मेशन करती है जिसको मेमोरी एम्पुला कहते हैं और एम्पुला जो होती है वह लैक्टिफेरस डक्ट में खुलती है। और जब भी कोई बच्चा मिल्क सक करता है तो मिल्क जो होता है वह बाहर रिलीज़ होता है। मेमोरी ग्लैंड्स जो होती हैं वे फीमेल के अंदर में तो फंक्शनल होती हैं लेकिन मेल के अंदर में ये वेस्टिजियल होती हैं। ब्रेस्ट का जो डेवलपमेंट होता है फीमेल्स के अंदर में वह ईस्ट्रोजन के स्टिमुलेशन के कारण होता है। तो ईस्ट्रोजन नाम के हार्मोन के स्टिमुलेशन की वजह से ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है। यदि हम बात करें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में, तो देखो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वैसे इस चैप्टर का पार्ट नहीं है लेकिन जेनेटिक्स में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में दिया हुआ है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है कि मेल्स के अंदर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है और इस कंडीशन को गायनेकोमेस्टिया कहा जाता है। तो गायनेकोमेस्टिया एक ऐसी कंडीशन है जब मेल के अंदर में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है। और जो क्रोमोजोमल कॉन्फ़िगरेशन होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में वह 44 + XXY होता है। 44 + XXY मतलब टोटल 47 क्रोमोजोम्स जो होते हैं वह पाए जाते हैं। यदि हम डायग्राम के बारे में बात करें तो डायग्राम ब्रेस्ट का डायग्राम कुछ इस प्रकार होता है। देखो, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ब्रेस्ट के अंदर में मेमोरी लॉब्स पाए जाते हैं। इसके अलावा मेमोरी लॉब्स में कुछ सेल्स के क्लस्टर पाए जाते हैं जिनको मेमोरी एल्वियोला कहते हैं। हर एक मेमोरी एल्वियोला से, जैसे कि ये ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट के अंदर में मेमोरी लॉब्स पाए जाते हैं। हर एक लॉब में सेल्स के कुछ क्लस्टर पाए जाते हैं जिनको मेमोरी एल्वियोला कहते हैं और मेमोरी एल्वियोला से मेमोरी टिब्यूल निकलती है। ये मेमोरी टिब्यूल आगे जाकर जुड़ जाती हैं और मेमोरी डक्ट का फॉर्मेशन करती हैं और मेमोरी डक्ट एक वाइडर पोर्शन में खुलती है जिसको एम्पुला कहा जाता है और एम्पुला आगे लैक्टिफेरस डक्ट में खुलती है। और जब भी बच्चा मिल्क को सक करता है तो मिल्क बाहर निकलता है। तो इस प्रकार पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने आपके लिए क्लियर कर दिया है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन अब आपसे नहीं छूटेगा। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।